सबका साथ सबका विकास, और एक एक नया इतिहास रचेगी यहाँ पर। आप ये एक इतिहास रचा जाएगा शाहीन बाग के अंदर। कहते हैं सर शाहीन बाग में प्रोसेस नहीं, शाहीन बाग में प्रोसेस नहीं होते, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देगी बीजेपी की वोट देख के, और पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाएगा ये। चरण जी, आपके बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं, मुसलमान दोस्त, हिंदू दोस्त तो हुए आपके, मुसलमान ही बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ आपके। हो सकता है आप जीत भी जाएं, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप एमएलए भी बन जाएं, तो क्या बाद में आप भी जाके कहेंगे गोली मारो सालों को? देखिए, बीजेपी की ये बिल्कुल भी नहीं है, गोली मारो सालों को कभी नहीं बोला है। बीजेपी के हमारे माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका सबका साथ सबका विकास। कुछ लोग होते हैं निकल जाते हैं, लेकिन आज मैं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देता हूँ। ओखला के अंदर अगर कोई रामलीला कराता है, यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर दशहरा कराता है, हिंदू मुस्लिम मिलके यहाँ पर रामलीला कराते हैं, यहाँ पर रावण जलाया जाता है। सबसे बड़ी एकता की मिसाल अगर वो है तो यहाँ पर है, इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कहीं पर। चरण सिंह जी, मुझे ज़रा सा ये बताइए कि आपका एजेंडा असल में क्या है? मतलब देखिए, सब ने अपने अपने एजेंडे ला करके पेश करना है कि ओखला के विकास के लिए हम ये करेंगे। कुछ लोग बहुत पहले से 2 साल से अलग अलग तरीके से काम दिखा रहे हैं। आपका कोई काम जो जैसा कि आप बता रहे थे, पूरे ओखला में तो आपके हो सकता है आपके इलाके में वो आपने काम किया हो अपने कुछ मोहल्ले में, लेकिन पूरे इलाके में तो ऐसी कोई आपकी प्रेजेंस नज़र नहीं आई अभी तक। सर मैं क्या है, सोशल वर्क में सोशल लगा रहा हूँ। मेरे घर पे रात को दिन में 24 घंटे के रास्ते खुले हैं। मैं बीजेपी का अध्यक्ष रहा हूँ 2 बार लगातार, यहाँ से मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे तो लगा। अब बीजेपी के अंदर लगातार 2 मंडल बहुत कम रिपीट होते हैं। मैं 2 बार यहाँ से मंडल रिपीट हुआ हूँ कि सिर्फ इसलिए काम के नाम पर। मेरे घर पे रात को 2 बजे आओ, 24 आवर्स मेरे दरवाजे खुले हैं। और यहाँ पे शाहीन बाग के अबुल फजल के कुछ लोग ऐसे गवाह हैं, मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ। उन्होंने मैंने एडमिशन कराए, अमानतुल्लाह जी के पास गए, वाजिद के, उन्होंने मना कर दिया हमारे पास एडमिशन के लिए नहीं है। मैंने इमीडिएटली प्रिंसिपल से बात करके इंग्लिश मीडियम उनको एडमिशन कराया। इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ, उनको बुला के यहाँ पे डिबेट में बिठा सकता हूँ। यहाँ पर मैं कूड़े के ढेर के बारे में, जो पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर पर है, इस बारे में आपकी पार्टी पर, चूंकि आप 15 साल से इसमें हैं, एमसीडी में आप ही हैं, तो आपकी पार्टी पर बड़ा इल्ज़ाम इस बार लग रहा है, और उसी कूड़े के ढेर का एक हिस्सा ओखला में भी पाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। माननीय सांसद गौतम गंभीर विजिरा यहाँ पर जो है मुर्गा मार्केट, क्या कौन सा मार्केट है वो, गाजीपुर मार्केट के अंदर, वो आप उसका जाके एक बार विजिट करिए, कैमरा लेके जाइए। आज कम से कम उसका जो आधा सारी मशीनें रखी हुई हैं वहाँ पे, क्रशर रखे हैं वहाँ पर, आज उसको आधे से ज़्यादा कम हो गया। जरा सा अब 2 से 3 महीने के बाद देखना, उससे सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ से कूड़े के ढेर हैं तो सिर्फ उनके लोगों के दिमाग में है जो तरक्की नहीं करना चाहते। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही तरक्की है, सिर्फ जनता की भलाई करना और जनता के लिए सेवा करना। देखिए, सब धर्म है। जमीन पर तो दिखाई दे रहा है ना, दिमाग में तो हम देख नहीं पा रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है, कभी कभी नजर आता कहीं कहीं से, जैसे कि गोली मारो सालों को, ये भी वो कूड़े का ढेर ही है जो निकलता है। नहीं सर, बिल्कुल ये मैं वो वाली बात नहीं, मैंने कूड़े के ढेर की बात की है। ओखला के अंदर कूड़े के ढेर की बहुत बुरी हालत है। आपने कहा कि दिमागों में कूड़े हैं, तो दिमागों में ये कूड़े तो दिखाई देते हैं। ये केजरीवाल जी के दिमाग में कूड़ा है, लोगों के दिमाग में कूड़ा नहीं है। झूठ की राजनीति करनी है तो केजरीवाल जी से करा लीजिए। आप ये देखिए, दिल्ली को गैस का चैम्बर किसने बनाया? आप ये बताइए कितने स्कूल बने हैं आजकल? स्कूल बनाया तो बताइए केजरीवाल जी ने। अगर कोई कहीं पे कोई डेवलपमेंट किया तो बताइए, कोई फ्लाईओवर बनाया तो बताइए मुझे ये बताइए कि आप जब उम्मीदवार बनाए गए पार्टी की तरफ से, उससे पहले से आप जाहिर सी बातें सोच रहे होंगे, तो ओखला के 188 वार्ड के लिए आपका क्या प्लान है, बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे बड़ा प्लान है, सबसे पहला यहाँ की पानी पूरे ओखला के अंदर पानी नहीं है, सबसे पहली समस्या। दूसरा, यहाँ पर अलसिफा के सामने जो कूड़ा है ना, यहाँ पर ढेर बना हुआ है जो पूरे एरिया में, उसके एरिया में बदबू 8 नंबर पे जो कूड़ा है, सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी होगी इस अलसिफा के यहाँ से कूड़े को हटाना यहाँ से, और घर घर में पानी पहुँचाना सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होगी। और ओखला का स्वच्छ बनाना, और कोई घर ओखला के अंदर एंट्री करे तो लगे भाई ओखला के अंदर एंट्री हुई है, तो हमें ऐसा ओखला बनाना है जी। अब मेरे साथ एक बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर एडवोकेट अता कबीर मेरे साथ में मौजूद हैं। अता कबीर साहब को आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत मुखर होकर लिखते हैं और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर किसी पार्टी की वो वकालत नहीं करते, जनता की वकालत करते हैं। तो हमने मुनासिब जाना कि इनके साथ बैठते हुए हम एक जनता का नुमाइंदा भी रखें जो हमेशा नज़र रखता है एक्टिविटीज़ पर, नेताओं की और तमाम जो सरगर्मियां उस पर, एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आपने जो लगातार आप आवाज़ उठाते रहे हैं, आज चरण सिंह जी आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले तो मैं चरण सिंह जी को मुबारकबाद देता हूं कि आप जो है इस इलाके में बीजेपी की तरफ से आप कैंडिडेट हैं, बीजेपी ने आपको मौका दिया है और इस इलाके से ये इलाका हर एक को कबूल करता है और हर एक को तस्लीम करता है, बाहें फैला के उसका स्वागत करता है। तो मैं ओखला की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दूसरे, चरण सिंह जी ने जैसे कुछ बातें कहीं, यूँ कि मैं, आप जैसे जानते हैं कि मैं ओखला कहूँ तो हमेशा ओखला की बात करता हूँ, ओखला के मुद्दों पे बात करता हूँ। चरण सिंह जी से मैं दो तीन बातें पूछना चाहूँगा। एक बात तो ये पूछना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ के जो सांसद हैं गौतम गंभीर हैं, वो मौजूद हैं, यहाँ के सांसद हैं, बीजेपी के हैं, प्लस एमसीडी के अंदर 15 साल से बीजेपी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अलशिफा कूड़ा घर और 8 नंबर कूड़ा घर के लिए अभी तक बीजेपी ने क्या किया और चरण सिंह जी ने उसको लेके कितने लेटर लिखे, कितने नुमाइंदे गए वहाँ पे। और दूसरी बात ये बताएं कि अगर चरण सिंह जी जीत जाते हैं तो ये कूड़ा घर कहाँ, किस जगह पे बनवाएंगे। ये मतलब एग्जैक्ट एक बात, यूँ कि हमने आज से 5 साल पहले भी एक साहब से पूछा था कि आप कहाँ बनवाएंगे, उन्होंने कहा था हम बनवाएंगे, लेकिन वो बनवा नहीं पाए। तो वही चरण सिंह जी से मैं जानना चाहता हूँ कि कूड़ा घर कहाँ बनवाएंगे। और दूसरी बात, चरण सिंह जी, पानी लाना ओखला के अंदर ये काउंसलर के कामों में नहीं आता है, ये काउंसलर के कामों के अंदर नहीं आता है पानी ओखला के अंदर लाना। काउंसलर के कामों में साफ सफाई और कुछ और दूसरे काम आते हैं, वो विधायक का काम है, वो आप कह भी देंगे तो आप कर नहीं पाएंगे उस काम को। तो सबसे पहले एग्जैक्ट ये बताइए कि कूड़ा घर के लिए आपकी नज़र में कौन सी ज़मीनें हैं जहाँ पे आप कूड़ा घर बनवा सकते हैं, जहाँ पे कॉम्पैक्टर लगा सकते हैं, जो इस सबसे बड़ा ओखला का सिरदर्द और बेइज्जती की बात है, वो आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जी बताइए, जवाब दीजिए, बहुत ही अहम सवालात किए हैं इन्होंने। सर, मैं 100% मैं आपको ये वादा करता हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा, फिर यहाँ से कूड़ा, सुनिए, जगह हमारे पास बहुत है। नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जहाँ पर कूड़ा घर है ना, उसके बैक साइड में काफ़ी जगह है, वहाँ उसके वहीं पे भी कहीं पे थोड़ा सा पॉइंट लेके योगी यूपी एग्रीगेशन से बात करके, योगी जी से बात करके, देखिए हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। और सबसे बड़ा प्लस, अगर मैं इस बात को चैलेंज से लेके कह सकता हूँ, अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ यहाँ पर मोदी सरकार करते और किसी बस की नहीं यहाँ से कूड़ा हटा दे। आप बीजेपी को चुनिए और हम पर विश्वास कीजिए, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं कूड़ा नहीं हटा पाया यहाँ से। तो डबल इंजन की सरकार, माननीय सांसद जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरे से बोला ओखला की जनता आपको चुने और जनता की जो भी परेशानी है मैं उनको सॉल्व करूंगा। हमारे सांसद, माननीय सांसद जी के जैसा सांसद नहीं है आज दुनिया के अंदर, जो बोलते हैं वो करते हैं। अब मैं कहे तो मैं ओखला के मैं लाके दिखा दूंगा, इमीडिएटली पूरी टीम साथ में आती है उनके और इमीडिएटली एक्शन लेती है, दूसरे दिन से काम शुरू हो जाता है। मैं आपको इस बात का एहसास दिलाता हूँ, विश्वास भी दिलाता हूँ, 100% मैं यहाँ से कूड़े दान भी बनवाऊंगा और कूड़े की जगह भी दिलवाऊंगा। माननीय हमारी यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, यूपी में हमारी वो सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार है, दो सरकारें हमारी है। अगर यहाँ पर काउंसलर बनता है तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कोई। सर, अभी तक आपकी पार्टी ने 15 साल तक आप रही है इस एमसीडी में, और अभी 16वें में प्रवेश करने के लिए आप लोग तैयार हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो किया क्या है ये बताइए ओखला के लिए। सर, ओखला के लिए हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था ओखला के अंदर, बताइए। नुमाइंदा ओखला में नहीं था जी, पूरे दिल्ली के अंदर आप दिल्ली के एक मॉडल है। आप स्कूल देखे ना जाके, आप एमसीडी के स्कूल देखिए जाके, आपको पता लगेगा मॉडल क्या है। केजरीवाल जी बोलते हैं मॉडल, हमारे एमसीडी के स्कूल देखिए जाके, लाजपत नगर स्कूल देखे जाके, विजिट करिए हॉस्पिटल देखे एमसीडी के। सर, हमारा ओखला में नुमाइंदा नहीं था। अगर हमारा आप चुन के आप उस नुमाइंदे से काम करवाने के हकदार थे, आप बीजेपी के थे। एक चीज मैं ये कहता हूँ चरण जी, गौतम गंभीर साहब एमपी हैं हमारे, बिल्कुल आपने उनसे कभी मुलाकात की अपने इलाके के मसले को लेकर कि सर ये काम यहाँ जरूरी है, प्लीज कर दीजिए? मैंने माननीय सांसद जी से मेरी एक बार नहीं कई बार बात हुई है। उन्होंने बोला ओखला की जनता को मेरे पास लेके जाओ। मैंने ओखला की जनता से बोला कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी समस्या को मैं हल करूँ। कोई जाने के लिए तैयार, जब जाओगे तो मिलेगा ना सर, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर। मैंने कई बार बोला आप मेरे साथ चलिए सांसद जी के पास, आप मेरे साथ चलिए सांसद जी के साथ, आपको इज्जत सम्मान मिलेगा, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। आप चलिए तो सही एक बार। मैं माननीय सांसद जी जनता को लगाने के दिल से लगाने के बैठे हैं, नरेंद्र मोदी आपको दिल से लगाने के लिए बैठे हैं, आप चलिए तो सही। आप अपनी ओखला की नुमाइंदगी, ओखला की जनता की नुमाइंदगी आप कर रहे थे पार्टी में,
तो आप खुद उनके साथ, एमपी के साथ और दूसरे लोगों के साथ आप जा करके उनकी नुमाइंदगी तो कर रहे थे। जनता तो जाती नहीं, कहीं भी नहीं जाती, हमेशा नुमाइंदा जाता है। इस मामले में आपकी क्या कोशिशें रही, 1 to 1 बताइए। सर मैंने माननीय सांसद जी से कई बार कोशिश की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, ओखला के अंदर एक बार आपकी सीट आप ला के दिखाइए, ओखला के लिए भंडार खोल दूंगा। जिस चीज़ की आपको बारात घर चाहिए, बारात घर मिलेगा आपको। मैंने बारात घर तक की बात करी, मेरे के मुझे जगह दे दीजिए, डीडीए की जहाँ पर जगह है मुझे दे दीजिए, मैं इमीडिएटली वहाँ पर काम शुरू आता हूँ। आप मुझे डीडीए की जगह बताइए, मैं यहाँ पर दूसरे 1 महीने के अंदर आपको काम करके शुरू कर दिखाएंगे। आप यहाँ पर ये लीजिए, कुछ सवाल कीजिए, आपके पास क्या सवाल है फिलहाल? मैं चरण जी, मैं ये कह रहा हूँ, शाहीनबाग को आपने जाना कि कितना बदनाम किया लोगों ने, जबकि आप खुद यहीं रहते हैं और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ ज़्यादातर मुसलमान ही रहते हैं। लेकिन दुकानदार 1-2 नहीं, सैकड़ों हिंदू है यहाँ। आप सबसे मिलते भी होंगे, पान वाले बहुत सारे हिंदू हैं, मिठाई वाले हिंदू हैं। कभी किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। खुद नई बस्ती में हिंदू बहुत कम रहते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं हुई। सारे त्यौहार वो खुशी से मनाते हैं। आपने खुद कहा अभी कि मुसलमान भी साथ देते हैं। मैं तो ओखला हाट पे देखता हूँ कि बहुत सारे मुसलमान उसमें रामलीला में, जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली। तो आपको मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में मुसलमानों से आपको कितना अंदर से साथ मिल रहा है, उनकी तरफ से क्या प्लानिंग हो रही है आपके सपोर्ट में जो कर रहे हैं आपको, और दूसरे उनके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब से मेरी टिकट हुई है ना, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मेरे को लोग लगातार मेरे फ़ोन बज रहे हैं, सर हमारे पास आइए, हमसे एक विजिट कीजिए, क्योंकि हमसे कनेक्ट कीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ की जनता मुझसे कनेक्ट कर रही है, मुझे कॉल कर रही है, आप आइए। इतना मुझे प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार मुझे सेवा का मौका दे, 100% मैं यहाँ की समस्याएं ना करूँ ना, जिंदगी में राजनीति नहीं छोड़ दूंगा। मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे गंदगी, कूड़े का ढेर ना उठ जाए ना, मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के लिए। आप देखिए, ये जो नारा है आपका, ये जो दावा है कि सियासत छोड़ दूंगा, यही दावा करते हुए तमाम लोग बहुत एमपी और एमएलए बनते रहे हैं। ये कोई आपका अपना दावा नहीं, ये तमाम सियासतदानों का दावा है जो लोग सियासत में आते हैं, जनता को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, जनता को समझाने के लिए कि मेरा साथ दें, ये जुमला जरूर कहते हैं। तो ये जुमला ही होगा। मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का नुमाइंदगा हूँ। मेरा जन्म यहाँ पर हुआ, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। मैं ये सारा, ये जो हमारे बुल फजल शाहीनबाग खेत थे हमारे यहाँ पर, ये मैं यहाँ से, मेरे दिल से यहाँ का दर्द मैं जानता हूँ, मुझे दर्द कितना होता है कि यहाँ पर यहाँ की इतनी गंदगी रहती है, इतनी सफाई। भाई साहब, यहाँ पे मेरे को इससे, क्योंकि मैं लोकल हूँ यहाँ का, इससे ज़्यादा दर्द नहीं हो सकता। क्योंकि अंदर जब मेरे यहाँ मिलने लोग आते हैं तो ओखला की जब एंट्री करते हैं तो कहते हैं कूड़े के ढेर बना के रखा हुआ है यहाँ पर। तो मुझे भी शर्म आती है इस चीज़ को लेके। सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ की गंदगी सफाई करना, सबसे बड़ी बात। देखिए, आप पूरे पूरे एरिया में जाइए, अब एक शौचालय नहीं है, बताइए आप। पूरी मार्केट पे देखिए, एक शौचालय नहीं है। एक बार नहीं 10, मैंने वहाँ पे शौचालय, वहाँ पर एमसीडी को, केजरीवाल जी ने एमसीडी का फंड रोक के रखा। 36,000 करोड़ रुपए एमसीडी को बीजेपी ने दिए, वो सारे खा के बैठ गया। फंड ही नहीं दिया एमसीडी को, इसलिए काम जान पूछ के एमसीडी को के काम ना हो पाए, उन्होंने फंड रोक के रखा। उन्होंने फंड रोक के रखा तो काम नहीं हो पाया। जी, आप बताते हैं कि पार्टी का अगर यहाँ नुमाइंदा होगा, यानी आप नुमाइंदगी करें या कोई होता तो ऐसा होता। मुझे बताइए कि मैं जब यहाँ से 15 साल से मैं भी यहाँ यहीं रहता हूँ, और ये दोनों कूड़े के जो ढेर हैं, इस पर हम और शिवली भाई बहुत स्टोरीज कर चुके हैं। और ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी दूसरी जो पार्टियां हैं, छोटे मोटे सामाजिक कारकुन हैं, वो अपने तौर पर उन कूड़े के ढेर को हटाने के लिए कोशिश भी करते देखे गए हैं, नारा लगा रहे हैं, कुछ भी है, जो भी बहरहाल वो सियासत करते देखे गए हैं। आपको हमने कभी ये भी करते नहीं देखा। नहीं, अभी मैं एनजीओ के साथ था। मैं जब यहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए थे, मैं उनके साथ में था। मैं भी, हाँ, मैं साथ में था। और मैं फोटो भी दिखा दूंगा आपको। मैंने खुद साथ में रह के वहाँ पेड़ लगवाए। ये नहीं कह सकते मैंने इसके लिए काम नहीं किया। एल सिफा के डायरेक्टर से मेरी मीटिंग हुई है। मेरी कहा, आप मेरे साथ चलिए, माननीय सांसद जी के साथ चलिए। उन्होंने मेरे को टाइम दिया है, उसके बाद उनका मेरे पास कॉल भी नहीं आया आज तक। अतः भाई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सियासत छोड़ देंगे, और आप एक सामाजिक कारकुन होने के नाते लगातार नज़र रखते हैं और बातें करते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुझे भी तकरीबन लगभग बचपन से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ये बात आप सही कह रहे हैं कि चरण सिंह जी, मैं भी दुआ करता हूँ कि लोग एक्सेप्ट करें और यहाँ से जीत जाएं, और जो कह रहे हैं वो वादे पूरे करें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि विजिबिलिटी चरण सिंह जी की कम है, क्योंकि मैं भी शायद आज पहली बार मिल रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि चरण सिंह जी, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता
कि आप जो है कूड़ा घर यहाँ बनवा देते अपने सांसद से कह के, या और यहाँ के मसले टॉयलेट बनवा देते और फिर आप आके कहते कि हमारे सांसद ने ये काम कर दिया, वो ज़्यादा बेहतर होता। अब जो आप कह रहे हैं कि जिता दें उसके बाद बनवाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छा ये होता कि पहले एमपी साहब के ज़रिए कर दे। और दूसरी बात आप कह रहे हैं लोग चलते नहीं। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मैं बीजेपी के मुसलमान जो यहाँ पे बीजेपी में हैं अब इस वक्त अच्छी खासी तादाद में हैं, आप उन सबको ले जा के एमपी साहब से मिल सकते थे। एक बात तो ये। दूसरी बात में, क्योंकि ये जो चर्चा 2017 की भी आपने देखी होगी, ये जो चर्चा है, इसमें हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट को नॉलेज कितनी है। तो आप थोड़ा सा ये भी आप रोशनी डालिए कि एक पार्षद को साल में कितना फंड मिलता है काम करने के लिए। देखिए, इतना मेरे को आइडिया नहीं है कितना है कि कितना फंड मिलता है, लेकिन इतना जितना भी फंड मिलेगा ना, मैं सारा फंड जो भी मिलेगा यहाँ पे 100% जितना फंड मिलेगा उसका खर्चा करके सारे, और जितनी सुविधाएं, जितनी ज़्यादा सुविधा होंगी मैं यहाँ। दूसरी एक समस्या यहाँ पार्किंग की समस्या। देखिए आप, मेरे दिमाग में पार्किंग की एक मल्टीप्लेक्स हमारे हर वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पार्षद हैं, मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनी हुई है जाके। आप एक बार विजिट किए, ओखला के अंदर क्या एक पार्किंग नहीं बन सकती है? पूरे रोड जाम पड़े, कोई अगर कोई एम्बुलेंस लेके जाए जाम भरा रहता है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, एक पार्किंग बना के दे दें। मेरा ड्रीम है पार्किंग बनाना यहाँ पर, और मैं इस बात का भी मैं 100% कहता हूँ आपको एक पार्किंग मिलेगी यहाँ पर, और 200% पार्किंग मिलेगी, और ये जो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी यहाँ पर। सर मुझे बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि बजट का, तो जाहिर सी बात है जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक चीज़ तो आपको पहले दिन से मालूम होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए क्वालिफाई करने जा रहे हैं और जहाँ पर आप जाएंगे जो जिम्मेदारियाँ हैं, तो एज ए काउंसलर जो आपकी जिम्मेदारियाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, कितनी हैं, क्या आपका क्राइटेरिया है। हम बात कर रहे हैं ओखला 188 की, एक काउंसलर उम्मीदवार की। हम यहाँ पर नेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल नेताओं की कोई बात नहीं करते, इसलिए कि उनका अपना मामला है, उनसे बात की जाएगी। आपसे बात आपके कार्य क्षेत्र की जाएगी और आपके मैदान की जाएगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एज ए काउंसलर, अगर आप भावी काउंसलर आप हुए, तो एज ए काउंसलर आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्या पता है आपको इस बारे में? मेरी ड्यूटीज होगी सबसे पहले स्वच्छता, कूड़ा, सफाई, एमसीडी का ये काम होता है। और इसमें मैं इसमें नंबर 1, अगर इसमें कोई कमी मिलती है तो आप मुझे जब मर्जी मेरी गर्दन पकड़ के ये कह सकते हैं कि आपने काम नहीं कराया। चरण जी, आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे घर है आपका, अबुल फजल इनक्लेव नई बस्ती, मुझे लगता है लगभग अथवा 40 साल हो गए हैं। लगभग 25 साल पहले मैं अलीगढ़ से आया था यहाँ, मैं 25 साल तो मैं अबुल फजल में हूँ। आपके घर के पास जो रोड जा रही है वो पिछले 40 साल से अंधेरा है। वहाँ पे 40 साल से अंधेरा है, रेत का टीला। न कोई एमपी वहाँ पे लाइट ला सका, न एमएलए ला सका, न कोई काउंसलर ला सका। जो नेता वहाँ पे लाइट नहीं ला सका, सोचिए आप भी अपने एमपी साहब को कहते यार सर आप ही लगा दीजिए यहाँ पे लाइट, या बाकी मान लीजिए नाकारे निकले नहीं ला सके वो, उसका मैं जवाब आपने तो आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आपने कभी कोशिश की कि वहाँ पे जिस जगह से रात में महिलाएं गुजरती हैं, आपके घर के पास से गुजरती हैं कि नहीं, रोजाना बच्चे गुजरते हैं, स्नैचिंग होती है, पैसे लेके भाग जाते हैं, जेवर लेके भाग जाते हैं। जिस कॉलोनी को बसे हुए 40 साल हो गए, जिस कॉलोनी में 1 करोड़ 1.5 करोड़ के फ्लैट है, वहाँ पे लाइट नहीं, अंधेरा है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सर वहाँ पर पहले मैं आपकी नॉलेज की बता दूँ, वहाँ पर मैंने 4 लाइटें लगवाई थी। मैं एमसीडी ऑफिस से 4 लाइटें लेकर, तार अपने पैसों से तार भी दिया मैंने, पीछे लगाया। वो जो ट्रक खड़े होते हैं ना, उन ट्रक को वो तोड़ देते हैं वहाँ से। 4 लाइटें उस एरिया में पूरे एरिया में लाइटें लगी थी वहाँ पर। वो ट्रक खड़े होते हैं, वो ट्रक लाते हैं, उसको तोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पे लाइट मैंने अभी भी मैंने 2 लाइटें और लगवाई हैं। अभी पूरे एरिया के अंदर मैंने 12 लाइटें लगवाई हैं। अभी नई लाइटें जो ख़राब हो चुकी, जो चेंज नहीं हुई थी, पिछले 2 साल से ख़राब पड़ी थी, अभी 1 महीने पहले सारी लाइटें चेंज कराई हैं, नई लाइटें लगवाई हैं मैंने। दूसरा, इलाके के अंदर फॉगिंग, मैं ऑन रिकॉर्ड मेरे वीडियो वो देख लीजिए आप। ट्रक की बात की आप, हाँ, वो ट्रक भी इलीगल ही है? इलीगल है। कोई प्लानिंग है आपकी? हाँ बिल्कुल है प्लानिंग। जो सारे जाम है ना ओखला के अंदर, वो जाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी प्लानिंग के साथ, मास्टर प्लान के साथ हम चल रहे हैं। ओखला को बिल्कुल साफ सुथरी सड़क के मिले, सारा रास्ता साफ मिला, एम्बुलेंस भी निकले। तो वहाँ पे अगर आज एम्बुलेंस निकलती है तो कम से 1 घंटे लग जाता, जाम इतना तक लग जाता। आगे तक की पूरी प्लानिंग लेके चल रहे हैं। ये सर अवैध कब्जे है ना ये सड़कों के ऊपर, ये जो पार्किंग लेकर जो एक गाड़ी निकल सकती है, ये सारा
यहाँ पे काउंसलर बनते, यहाँ पे सर आपको रास्ते साफ मिलेंगे 100%। इतना विश्वास मैं दिलाता हूँ ओखला की स्वच्छता के लिए, ओखला के फायदे के लिए मैं यहाँ काम करूँगा, क्योंकि मेरा घर है यहाँ पर, मेरे दिल सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं ओखला के साथ, और मेरा दिल दुखता है आज ओखला को इतना गंदा देख के। और पहली प्रायोरिटी मेरी स्वच्छ ओखला, साफ ओखला, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। कुछ कहना चाहेंगे आप? चरण सिंह जी यूके बीजेपी से हैं, और इसमें एक सवाल, वैसे मैं ये ऐसे सवाल करता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं करे देता हूँ। आपका मतलब जीतने का गणित क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल इलाका है, ये परसेंटेज मुस्लिम वोटर्स की ज़्यादा है। ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि अगर ये कूड़ा घर आप पहले बनवा देते और कुछ काम पहले करवा देते तो शायद गणित और अच्छा हो जाता, अगर आपकी पहले से इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग थी। दूसरे मुस्लिम बहुल इलाका है, बीजेपी ने पता नहीं क्यों पहले मुस्लिम को टिकट देती थी, इस बार मुस्लिम बहुल मेरे ख्याल से 95% मुसलमान होंगे यहाँ पे, टिकट नहीं दिया है। तो क्या गणित है, कैसे जीत सकते हैं आप, उसमें क्या गणित है आपका? तो अच्छा सवाल है, गणित बता दीजिए अपना। मेरा गणित ये है, यहाँ के लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार मुस्लिम भी, ये रिकॉर्ड टूटेगा शाहीन बाग के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको 100% बता रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड टूटेगा। मुस्लिम बीजेपी को वोट देगा इस बार, 100% देगा, मुझे पूरा विश्वास है। इतना परिवर्तन ओखला के अंदर होगी, 200% होगी इतना, क्योंकि यहाँ की जनता जो है ना परेशान आ चुकी है इन लोगों से, इनके झूठ से परेशान आ चुकी है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपना विस्तार किया, पब्लिक का विस्तार नहीं किया यहाँ के लोगों ने। जनता ने चुना अपने फायदे के लिए, लेकिन उन्होंने जनता का काम नहीं किया, उन्होंने अपना विस्तार किया है। अपना विस्तार उनका इतना ज़्यादा हो गया है कि आज करोड़ों के मालिक हैं। ये बताइए कहाँ से आ रहा है पैसा? ये जनता का पैसा जनता में लगाना चाहिए था ना। अगर वो पैसा जनता में लगाया था, उनकी सड़कों पे लगाया था, सोचता भाई शौचालय पे लगाया जाता, आज ओखला बहुत आगे होता। आज जितना ओखला जितना पीछे है ना, उतना दर्द है मुझे इस चीज़ का। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल के देखिए, सबका साथ सबका विकास। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, ओखला के अंदर, ओखला को चमन जैसे कहते हैं चमन, यहाँ पे हरियाली, पेड़ पौधे और सड़कें और पार्क आपको ऐसे मिलेंगे चमचमाते हो यहाँ पर। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ सर, मैं 100%, क्योंकि मुझे जनता की सेवा के लिए पूरे लॉकडाउन में मैंने 3 महीने यहाँ पर रोशन बांटा है। हलवाई लगाए, अपना हलवाई लगाया मैंने, सुबह शाम सुबह 500 का, शाम को 500 का, पूरे ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, सारे वीडियो फोटोज दिखा सकता हूँ मैं। गरीबों के लिए मैंने पूरे, अब मैं वही मैं कह रहा हूँ, आप शायद मेरे मिले नहीं हो, नई बस्ती के अंदर मैंने पूरा मंदिर के आगे, शायद वीडियो भी देखी हो, लाइव चल रहा था मैं फेसबुक पे। पूरे लॉकडाउन में 3 महीने ना आम आदमी पार्टी थी बांटने में, ना कांग्रेस पार्टी, सब घर में छुपे बैठे थे, और मैं जनता के बीच में रह के जनता के पंचायत लोगों को राशन दे रहा था। मैं ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने अपनी जान की ना परवाह करके लोगों की सेवा की है। एक बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की ना परवाह करके पूरी दिल्ली के अंदर घर से निकल के लोगों की सेवा की है। बीजेपी ने मुझे अवार्ड दिया, कोरोना योद्धा सम्मान, मेरे पर अवार्ड है मेरे पास, पूरे 3 महीने लगातार सेवे। और दूसरा क्या है, यहाँ पर वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन अवेलेबल कराई मैंने। यहाँ पर एडमिशन नहीं मिले थे, होली फैमिली डायरेक्टर मेरे मित्र है, कम से वहाँ पर मैंने 10 से 15 एडमिशन कराए। और ये क्या अपना ऐसे अपोलो में मैंने कराया। यहाँ पर मैं वही मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बहरान हूँ, मैं कैसे नजर नहीं आया? मैं जनता के बीच में रहता हूँ सुबह से लेकर। ठीक है, अब तक नजर नहीं आया मुझे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप जरूर नजर आएंगे, इस उम्मीद के साथ। मेरा ख्याल है कि हम चर्चा को विराम दें, कि कुछ और बात है? काउंसलर की सैलरी कितनी होती है? सर मैं काउंसलर नहीं हूँ, जिस दिन मैं काउंसलर बन जा नहीं मैं ये इसलिए सवाल, असल में मैं आपको बता दूं कि इनका जो ये सवाल है बहुत वैलिड सवाल है। आप काउंसलर बनने जा रहे हैं, मैं अगर मेरी नौकरी कहीं पर लगती है तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरा पैकेज क्या है, मुझे करना क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी, एज ए क्लर्क मैं क्या करूँगा, एज ए एडिटर मैं क्या करूँगा, इसी अखबार में जाता हूँ। तो आप काउंसलर होंगे, बैठेंगे, तो ये सवाल जो इनका है बहुत वैलिड सवाल है, बहुत बुनियादी छोटे छोटे सवाल हैं। हमें हंसना नहीं चाहिए, इसका जवाब तलाशना चाहिए, और आपको भी इसका जवाब तलाशना चाहिए। सैलरी अगर है तो कितनी है, नहीं है तो फिर उस चीज़ के लिए क्या फ़ायदा इलेक्शन में आने जहाँ सैलरी ही नहीं है। देखिए, ऊपर वाले का दिया मेरे बहुत कुछ है, मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं सैलरी के लिए नहीं आ रहा। मैं सैलरी की, अगर मैं सैलरी कहता तो मैं सैलरी देखता, ऊपर का दिया मेरे सब कुछ, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मोटो है, जनता की सेवा करना और ओखला को स्वच्छ बनाना और ओखला की तरक्की के लिए काम करना। सैलरी पे मेरे को 10,000 15,000 उससे मेरा क्या होगा, लेकिन मेरे जनता के, अगर जनता का मैंने काम कर दिया ना। यहाँ पे सर एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, ओखला के अंदर नशा बहुत बिकता था, यहाँ पर नशा था यहाँ बहुत ज़्यादा।
आज यहाँ इतना नशा था, मैंने सारा ओखला के अंदर नशा खत्म कर दिया। यहाँ पे वो 25-25 रुपए के पोहे मिलते थे यहाँ पर। इतनी कंप्लेंट है, आज FIR है मेरे पास। यहाँ तक लोगों ने मेरे पिस्टल लगा दी थी आके। यहाँ पे तो एक मेरे को इतना लालच दिया गया, 1 लाख रुपए लो और आप घर में बैठ जाइए, यहाँ पे घर में बैठ जाइए। मैंने कि मेरे 1 लाख से बढ़ के मेरे लिए छोटे बच्चे ना, ये मेरे लिए, ये मेरा जीवन है, मेरा देश है, मेरा ये। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है कि शिवली भाई आप इसे बंद करें, पूरा मुकम्मल करें। देखिए, आज हमारे जो पहले गेस्ट थे वो चरणजीत थे, हमारी नेक ख्वाहिशात चरणजीत के साथ है। वो जीतें और इलाके के लिए बेहतर काम करें। कुछ चीज़ें जो ये बता रहे हैं, जैसे नशा वाकई में अफसोस की बात है। नशा किसी भी धर्म वालों के लिए गलत है, और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ भी लोग नशा करते हैं, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो ये भी इनकी प्लानिंग में है। हम इनको नेक ख्वाहिशात देते हैं, कोशिश ये करें, अच्छा बेहतर करें, ये जीते। और जीते तो फिर जो वादे यहाँ पे आप लोगों के सामने ये कर रहे हैं, आप सब लोग ये देख रहे हैं, तो उस पर वो पूरे उतरें। ऐसा नहीं है कि ये भी दूसरों की तरह दौलत बनाना शुरू कर दे और लोगों के काम नहीं आए। तो आज हम अपनी एक चर्चा को यही ख़त्म कर रहे हैं। या आखिरी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड दे दूंगा आज जो मेरा है ना, उसके बाद उसे सर्च कर लेना कि मेरी इनकम कितनी बड़ी, कितनी बड़ी और कितनी रही है। सिर्फ जनता का पैसा जनता को जाएगा। अपना पेट नहीं, मुझे नहीं पालना, अपना घर नहीं पालना मुझे जनता के पैसों से। जनता का पैसा जनता तक जाएगा। और एक बार मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार मेरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी पे विश्वास करके देखिए, और आपको सबका साथ सबका विकास। अभी एक चीज़ और बता रहा हूँ, 3,500 फ्लैट गोविंदपुरी के अंदर देखिए आप, जहाँ झुकी वहाँ मकान, मल्टीप्लेक्स। देखिए आप, पता आपको ये बात, 3,500 गरीबों को, झुग्गी वालों को 3,500 मकान दिए यहाँ पर। और ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाम देख के नहीं देता बीजेपी पार्टी को बदनाम किया जाता है सिर्फ कि उनको डराया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा। बीजेपी नहीं, आप डरिए मत। मैं आपके बीच में रह रहा हूँ। जैसे मैं आपसे नहीं डरता ना, आज मुझसे जैसे मैं आपसे नहीं डरता, आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सम्मान देते हो। अगर इतना मुझे सम्मान ओखला में मिल रहा है, मैं चाहूंगा कि आप मुझे वोट में कन्वर्ट करके मुझे सम्मान दे और ओखला की तरक्की के लिए मैं काम करूं। जी चलिए ठीक है, आपने जनता से जो बात की है कि ओखला को जो है आप प्यार दे रहे हैं और ओखला आपको प्यार दे। आज की ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, विराम देंगे। और हमारे अगले मेहमान होंगे आरिफ सैफी, जो कल जिनको हमें बुलाया जाएगा और वो आएंगे। इसी तरह से हम उनसे भी बात करेंगे। आज हमारे मेहमान थे चरण सिंह, जो बता रहे थे कि किस तरह से वो सबका साथ सबका विकास, जो उनकी पार्टी का नारा है, उसको लेकर के ओखला में वो आ रहे हैं और ओखला की तरक्की के लिए वो काम करेंगे। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बार बार अपनी गुफ्तगू में कही है कि अगर ऐसा न कर पाया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये सियासत छोड़ दूंगा का जो नारा है, जो जुमला है, ये बहुत पुराना जुमला है, तमाम सियासतदानों का, आप सुनते रहे होंगे, इनका भी जुमला है। हम इन्हें भी देखेंगे। बहरहाल आपकी बात मुकम्मल हुई, आज हम यही विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवली भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। ये अता खान कबीर साहब को हमने जो साथ रखा था, ख़ास बात ये थी कि आप लगातार देखते होंगे सोशल मीडिया पर सवाल उठाते रहें जनता की जानिब से। आज वो इसीलिए हमने इनको बुलाया कि आप जनता के सवालों को लेकर हमारे साथ बैठें। हम 2 सहाफ़ी बैठते हैं, उम्मीदवार को बुलाते हैं, उनका आइडिया जानते हैं, उनका विज़न जानते हैं, और 188 के लिए वो क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते थे, अभी तक नहीं कर पाए हैं। वादा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जीत कर आएंगे, तब करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे ताकत दो, मैं दूंगा। ताकत तो मिले जब तो कर पाएगा। आपने बात कर दिया।